हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 3 प्रमुख समाचारों और उस पर आधारित 5 प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें से पहला समाचार है कि भारत में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने को लेकर प्रयास शुरू हो गया है। महिला बाल विकास मंत्रालय इसको लेकर आगे बढ़ रही है और भी जुड़ी संस्थाओं से इस पर काम चल रहा है कि कैसे महिलाओं की भागीदारी कार्यबल में बढ़ाया जाए। दूसरा है कि महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण या जो क्रिटिकल मिनरल है उनके रिसाइकलिंग को लेकर जो है पीएलआई स्कीम लाने की योजना खान मंत्रालय ला रहा है या खनन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग क्यों ला रहा है, कैसे ला रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा समाचार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को में जो है भूमि अधिग्रहण को लेकर जीआईएस या जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के आधार पर भूमि अधिग्रहण करने की योजना NHAI बना रहा है, क्योंकि इसने ये सर्वे इंडियन सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। और फिर इसी पर आधारित हम 5 प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, भारत में कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी को विश्व औसत के बराबर पहुंचाने की भूमिका। देखिए, अगर हम PFLS या पीरियाडिक लेवल फोर्स सर्वे के आधार पर देखें, जो सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो इसमें 21-22 की अपेक्षा 22-23 में जो आंकड़ा है अभी तक हमारे पास, उसमें महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी 33% है। 21-22 में ये 31 कुछ थी, तो 33% है, यानी ठीक लग रहा है कि बढ़ रहा है। लेकिन वैश्विक स्तर औसत अगर महिलाओं की देखा जाए लेबर फोर्स में भागीदारी तो 50% है, जिसकी अपेक्षा भारत का काफ़ी कम है। और विश्व बैंक के जो इंडिया के कंट्री हेड है, उनका कहना है कि अगर भारत को 2047 तक विकसित देश बनना है तो उसे 8% का ग्रोथ रेट हासिल करना पड़ेगा। और अगर वो केवल महिलाओं की लेबर फोर्स में भागीदारी जितना पुरुष का है उतना कर दे तो वो बड़े आसानी से 2% अपना ग्रोथ रेट बढ़ा सकता है। तो 7-8% तो अभी चल रहा है, अगर हम इसको बढ़ा दें तो पहुंच सकते हैं। तो इसी को लेकर पहल चल रही है। आइए जरिए देखते हैं क्या मामला है। देखिए, राष्ट्रीय कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को वैश्विक औसत तक, वैश्विक औसत कितना है, 50% है, यानी जितनी भी महिलाएं काम करने की उसमें है उसकी 50% महिलाएं कार्यबल में हैं। विकसित देशों में और ज़्यादा है, चीन में भी अच्छा खासा है, या भारत के एशियन कंट्रीज़ में एशियन कंट्रीज़ में बहुत अच्छा है, लेकिन भारत में कम है। तो इसको बढ़ाने के लिए भारत सरकार एक खाका बना रही है, एक प्रोफार्मा बना रही है, जिसे सरकार 2047 तक अपने विकसित राष्ट्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण मानती है। क्योंकि विभिन्न विशेषज्ञ द्वारा कहा गया है कि अगर भारत को 2047 तक विकसित करना है तो अपने बहुत बड़ी आबादी यानी आधी आबादी का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाए बगैर नहीं हो सकता है। और ये विचाराधीन प्रस्ताव में रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन देने की बात हो रही है, देखभाल अर्थव्यवस्था या केयर इकोनॉमी की बात हो रही है, और अधिकाधिक महिलाओं को श्रम बल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वित्त तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना सब इसमें शामिल हो रहा है। हम जरा से देखते हैं कि सरकार के स्तर पर नीति को लेकर क्या प्रयास हो रहे हैं। तो देखिए, ये नीति का जो प्रयास किया गया है उसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ नीति आयोग के बीच इस पर संभावित हस्तक्षेप पर चर्चा हुआ है कि क्या किया जा सके। और महिला और बाल विकास मंत्रालय नीति बनाने को लेकर एक हितधारकों, यानी इसमें जो कौन कौन से जुड़े हैं, महिला ऑर्गेनाइजेशन है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार है, ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रीज है, इन सब से मिलजुल के कि इनको कैसे इनकी राय लिया जाए उसको लेकर एक समिति परामर्श देने के लिए एक समिति का भी गठन करने पर विचार कर रही है। और उम्मीद है लोगों को कि आगे आने वाले यानी जो अभी बजट आने वाला है इसमें भी महिलाओं को शामिल करने को लेकर कुछ किया जा सकता है। आंकड़े देखें तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, ये सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है, इसके अनुसार भारत में महिलाओं का श्रम बल भागीदारी 2022-23 में 37% तक सुधरी है, लेकिन 2021-22 में 32.8% थी। ऐसा इसमें कहा गया है कि सुधरा है, लेकिन 37% है, वो 2021-22 में 32.8% है, लेकिन अभी भी वैश्विक औसत 50% से काफ़ी कम है। और इसको लेकर जो लोग बताते हैं कि इसको लाने के लिए वीमोनॉमिक्स या ओएमोनॉमिक्स जो भी करें, WOMEN और उसको वीमोनॉमिक्स ही बोलते हैं, उसको लाने की बात की जा रही है। तो जरा सा हम वीमोनॉमिक्स यानी महिलाओं को कैसे भागीदारी बढ़ाया जाए, ऊपर हमने देखा कि केयर इकॉनमी को देना है, उनके लिए रोजगार के बेहतर अवसर है, तो उसको लेकर जो अपनाई जाने वाली अवधारणा होती है उसको कहते हैं वीमोनॉमिक्स। उसको जरा समझते हैं कि वीमोनॉमिक्स क्या है। देखिए,
महिलाएं लंबे समय से दुनिया में एक अप्रयुक्त आर्थिक संसाधन रही हैं और इसको समझने के लिए प्रयास होता रहा, लेकिन इसको समझने को एक कहते हैं कि एक सैद्धांतिक रूप देने का काम किए थे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे ने। 2012-13 में उन्होंने एक एबेनॉमिक्स दिया था कि अपने यहाँ पे जापान में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कुछ पहल की थी, जिसमें हुआ क्या था कि जापान में महंगाई दर माइनस में चली गई थी और इसके कारण कहीं ना कहीं विकास दर नीचे हो गई थी। तो उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एबेनॉमिक्स लाई थी कि एक लिबरल नीतियां लाई थी। उसी के एक पार्ट के रूप में महिलाओं की कैसे लेबर फोर्स में भागीदारी बढ़ाई जाए, क्योंकि महिला जापान में वर्किंग जो है पॉपुलेशन कम होती जा रही है और जब बड़ा संख्या बाहर रहती है, जनसंख्या का महिलाओं का बड़ा संख्या बाहर है किसी कारणवश, उसको कैसे लाया जाए उसको लेकर 2013 में इन्होंने वेमोनॉमिक्स की एक नीति शुरुआत की थी। इसमें क्या था कि महिलाओं को रोजगार बढ़ाने और उनके सशक्तिकरण के लिए एक ऐसी योजना शुरू की गई थी जो वेमोनॉमिक्स के रूप में जानी जाती है और ये अबे की आर्थिक विकास रणनीति का एक स्तंभ रही है। इसमें जो मेन चीज होती है कि एक ऐसी नीति बनानी होती है, इस विचार पर एक ऐसी नीति है कि एक देश महिलाओं को उनका कौशल, उनकी प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं से मेल खाने वाले नौकरियों को सृजन करे, साथ ही में उन्हें वेतन से पुरस्कृत करे और कार्यबल में उनकी भागीदारी बढ़ाकर अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे। यानी कि हमें ऐसे ऐसे हमें क्षेत्र में ध्यान देना है या ऐसी नौकरियों को जनरेट करना है जो महिलाओं की जरूरतों, आवश्यकताओं और प्रतिभा के अनुरूप हों, साथ ही में उनको वेतन आदि भी देकर जो है विकास किया जा सके। क्योंकि अगर ऐसा करने से न केवल महिलाओं का विकास होगा बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को भी विकास संभव हो सकता है। तो देखिए, इसी तरह के प्रयास जो अभी सरकार बढ़ाई जा सकती है, उसके लिए योजना बना रही है। उसमें यह है कि सरकार के सामने दो चुनौती है कि महिला कार्यबल की जो मांग है उसको कैसे बढ़ाया जाए और उसकी पूर्ति दोनों को कैसे उपलब्ध किया जाए। जो है मांग को लेकर, जैसे उपलब्धिता को महिलाएं संख्या में हैं, पढ़ रही हैं, सब कुछ है, लेकिन घरेलू काम के मुद्दे को संबोधित किए बगैर महिलाएं बाहर निकल नहीं सकती हैं, क्योंकि ये महिलाओं को बाहर नौकरी करने के लिए स्वतंत्र जो है क्या करना होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो वो घर में फंसी हुई नहीं, जो अपनी घर की जिम्मेदारियां निभा रही हैं, वो कैसे उनके स्थिति से, जैसे कोई महिला है, उसके घर में कोई महिला पुरुष दोनों रोजगार कर रहे हैं, जॉब में है, लेकिन अगर उसका बच्चा बीमार होता है तो छुट्टी महिला लेती है, ज़्यादा बीमार होता है तो महिला नौकरी छोड़ती है। क्यों? क्योंकि वो उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, महिला के द्वंद्व है। तो इसको दूर करने के लिए यह है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को घरेलू कामकाज से मुक्त किया जा सके ताकि महिलाएं रोजगार के क्षेत्र में आ सकें। अब इसके लिए दो चीज़ें हैं कि घरेलू काम को अगर करना है तो उसके लिए केयर इकोनॉमी को डेवलप करना पड़ेगा कि देखभाल करने वाले घरेलू या जो भी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी देखभाल करने के लिए एक केयर इकोनॉमी को, एक केयर अर्थव्यवस्था की जरूरत पड़ेगी और उसमें भी महिलाओं की भागीदारी हो सकती है। तो ऐसा करके एक तो महिलाओं को बड़े पैमाने पर घर से बाहर काम करने के लिए मिलेगा, दूसरे बहुत सारी महिलाओं को देखभाल अर्थव्यवस्था के रूप में उनको विकास करने में भी मिल सकता है। क्योंकि ये चीज़ें दिखाई देती, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा अगर इस हाल फिलहाल में देखा जाए तो फॉक्सकॉन का जो इन्वेस्टमेंट है भारत में, वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आईफोन का निर्माता, उसमें लाखों लोगों को रोजगार। लेकिन रॉयटर्स ने एक जांच किया था, रॉयटर्स ने, हालांकि भारत के जो है अधिकारियों ने कहा अभी उस पर जांच करेंगे कि उसमें जो फॉक्सकॉन की कंपनी है भारत में, वो शादीशुदा महिलाओं को काम पे रखने के लिए अनुच्छुक है, क्योंकि उनको लगता है कि महिलाएं ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगी। और ये एक चुनौती है। ये उदाहरण क्या है? एक चुनौती है कि महिलाओं को उनके घर की परिस्थितियां ऐसे बनाइए कि वो घर से बाहर निकल सकें और काम की परिस्थितियां ऐसी बनाइए कि वो काम कर सकें। साथ ही में केयर इकोनॉमी को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि तभी महिलाएं अपनी जो देखभाल करने की जिम्मेदारी है परिवार से, उससे मुक्त होकर आ सकती हैं बाहर। ठीक है, तो महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने में विनिर्माण क्षेत्र की मददगार ये एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे भी फॉक्सकॉन की बात की जा रही है, जो उसमें कंपनी है, उसमें से ज़्यादातर महिलाएं हैं। देखिए, महिलाएं जब काम करने के लिए निकलती हैं तो उनको काम करना चाहिए। वो अगर डिसेंट वर्क नहीं भी हो, लेकिन अगर सुरक्षित हो, सम्मानित वर्क हो, तो वो उसे कर लेती हैं, क्योंकि वो काम
देखते हैं ना, जैसे आदमी पहले काम चाहता है कि कोई काम मिले, क्योंकि धीरे धीरे फिर वो उनकी स्थिति में सुधार करता है। तो इसमें लोग कह रहे हैं कि जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड कुछ विनिर्माण भारत में स्थानांतरित करके चीन पर अपनी निर्भरता को कम कर रहे हैं, इस प्रवृत्ति में विनिर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण संख्या में नौकरियां पैदा करने की क्षमता है। और कई सारे एशियाई देशों में दिखा है कि जब वहाँ पे विनिर्माण क्षेत्र का उदय हुआ है तो अर्थव्यवस्था का उदय हुआ है, और उसमें भी मेनली महिलाओं का उसमें ज़्यादा जो है भागीदारी दिखाई देती है। जैसे विश्व बैंक द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार वियतनाम एक आसियान कंट्रीज है, उसमें कारखानों में उछाल में महत्वपूर्ण रहा, और 15 वर्षों में से अधिक आयु की 68% महिलाएं या लड़कियां किसी न किसी प्रकार से वेतन पर काम कर रही हैं। चीन में यह दर 63% है, थाईलैंड में 59% है, इंडोनेशिया में 53% है। तो ये जो आसियान और एशियाई कंट्री ही हैं, जबकि एशिया की बात क्यों उदाहरण है, क्योंकि एशिया में, एशियाई समाज में महिलाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है घर की देखभाल करने की। वहाँ भी महिलाओं की भागीदारी 50% से ज़्यादा है, और 50% क्या है, वैश्विक औसत है। और भारत में देखिए 33%, 37% है। यानी हम अगर विनिर्माण सेक्टर को बढ़ावा दे सकें, विनिर्माण सेक्टर को, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है, और ये कहीं ना कहीं ओवरऑल महिलाओं के विकास को लेकर और अंततः जो है देश की अर्थव्यवस्था और देश के विकास को लेकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण से जुड़े चक्रीय अर्थव्यवस्था को लेकर प्रोत्साहन बढ़ावा देने के लिए PLI योजना। देखिए जो है सर्कुलर इकोनॉमी है, ये रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल पे आधारित होती है। यानी जो भी चीज़ है उसे रीयूज करो, उसका इस्तेमाल कम करो, रिड्यूस करो उसका खपत, और अंततः रिसाइकिल करके चीज़ें करती है। इसमें कम वेस्ट कम करो, उसमें जो है मिनिमाइज लैंडफिल करो, यानी उसका कर सकते हैं पर्यावरण पर नुकसान कम भी होता है, और साथ ही साथ प्रकृति से आप कम चीज़ें निकालते हो, क्योंकि जो चीज़ें निकली गई है उन्हीं को बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। इस अवधारणा को अर्बन माइनिंग कहा जाता है। अर्बन माइनिंग यानी पुनर्चक्रण या रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। और ये कहीं ना कहीं जैसे कबाड़ी इंडस्ट्री आप कहते हो ना, वो देखा जाए तो हमारे देखने में भले कबाड़ लगे वो कबाड़ी वाला या कबाड़ इंडस्ट्री, लेकिन वो हमारे अगर सही ढंग से किया जाए तो हमारे अर्थव्यवस्था को ही ना योगदान नहीं दे सकता, तो देगा ही देगा, साथ ही में वो हमारे पर्यावरण और धरती को भी, मदर अर्थ को भी बचाने में योगदान हो सकता है। तो उसी योजना को क्रिटिकल मिनरल या जो आप जिसमें लिथियम है, सोडियम है, कोबाल्ट है, इस तरह के माइनिंग को लेकर किया जा रहा है। जरा देखते हैं मामला क्या है, चर्चा में क्यों है। खनन मंत्रालय देश में महत्वपूर्ण खनिजों, क्रिटिकल मिनरल्स के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, प्रोडक्ट लिंक स्कीम, इसमें ये योजना होती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे सरकार कुछ ना कुछ टैक्स छूट या इस तरह की चीज़ करके प्रोत्साहन देती है। इसके योजना तैयार करने के शुरुआती चरण में है, और इसका उद्देश्य है कि महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की हाल की जो नीलामी में मिली सुस्त प्रक्रिया है उसके बाद एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। अभी खान मंत्रालय ने क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर टेक्निकल बिडिंग की थी, जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं दिखाया गया है। उसके पीछे कई सारे वजह हैं, उसमें कभी लंबी क्लास कभी दूसरे में लेंगे, लेकिन इसके कारण सरकार एक मंत्रालय चाह रहा है कि हम चलो उसमें नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक बढ़ता एक जो है कह सकते हो कि हमारे पास कचरा ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, ई वेस्ट है, ईवी इस्तेमाल हो रही हैं, आज नहीं तो कल 2 साल 4 साल 5 साल बाद बैटरियाँ होंगी, सोलर जो पैनल लगे हुए हैं वो भी ख़राब होंगे। इसलिए हमारे पास इस तरह के बहुत सारे हमारे पास डंप या कचरा या वेस्ट तैयार हो रहा है। अगर हम उसका रिसाइकलिंग कर सकें तो हम अपने घरेलू स्तर पर ही सप्लाई चेन को क्रिटिकल मिनरल को लेकर बना सकते हैं। बाकी इसको आगे बढ़ाने के लिए जो प्रक्रिया चलेगी तो वो चलेगी ही। इसमें क्या प्रस्ताव में क्या कहा गया है, तो देखिए PLI योजना जो है सरकार के शीर्ष टैंक नीति आयोग की नीतिगत सिफारिशों के अनुरूप है, जिसमें बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 जो लाया गया था उसका पूरक है, जो 2026 से प्रयुक्त इलेक्ट्रिक वाहन यानी लिथियम आयन बैटरी के चरणबद्ध पुनर्चक्रण को अनिवार्य बनाता है। ये एक नियम लाया गया था, बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022। इसमें 2026 में से इस्तेमाल होने वाली जो भी ईवीज होंगी उनकी लिथियम आयन बैटरी को स्टेप बाय स्टेप
उनको रिसाइकलिंग करना अनिवार्य बना दिया गया है और इस योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। लेकिन इसका लक्ष्य ई कचरे की रिसाइकलिंग करना है, जिसे अक्सर शहरी खनन या अर्बन माइनिंग कहा जाता है, ताकि लिथियम, तांबा, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, क्रोमियम और सिलिकॉन जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को पुनः प्राप्त किया जा सके। इसमें से ज़्यादातर खनिज तो हमारे यहाँ हैं भी नहीं, कुछ हैं भी तो उसको लेकर अभी हमारे पास जो उत्कर्षण का उसको लेकर थोड़ा सा कम नहीं। अब जैसे आपको याद होगा कि जैसे रायसी इलाका जो है, सुंदरबन वाला जो है, जहाँ पे आपको वैष्णो देवी माता के जो बस यात्री आ रहे थे उस पर हमला किया गया था, कुछ और घटनाएं हुई थी। वहाँ पे लिथियम आयन के बहुत बड़े भंडार हैं। जब उस समय नीलामी हो रही थी, उसी समय इस तरह की घटनाएं हुई थी। तो इसको कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे हार्ट, लेकिन ठीक है, जब वो सारी परिस्थितियां जब आएंगी, लेकिन उसके लिए हमें तैयार है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़े मात्रा में ये कचरा तैयार होने वाला है। हम इसे या तो पृथ्वी को बर्बाद करने के लिए कर दें, या तो हम उसका रिसाइकिल करके अपने अर्थव्यवस्था के लिए उसका उपयोग, सप्लाई चेन में बढ़ाने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। और ये खनिज सौर पीवी मॉड्यूल, पवन टरबाइन, ऊर्जा भंडारण प्रणाली जैसे स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और ईवी के साथ साथ उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए महत्वपूर्ण है। कौन से? जो अभी हमने देखा है। और अन्य पीएलआई योजनाओं की तरह ही इसमें द्वितीयक उपयोग के लिए पुनर्चक्रित महत्वपूर्ण खनिजों को उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सकता है, कि जिसका दोबारा तिबारा इस्तेमाल किया जा सके। भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, पहली बात तो भारत में ई कचरा उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ने की संभावना है। क्यों? क्योंकि सौर और पवन ऊर्जा के बुनियादी ढांचे पर हम बल दे रहे हैं, ईवी अपनाने में तेजी से वृद्धि हो रही है। तो जब ये सब चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आज नहीं तो कल इसका क्या, जैसे ईवी आप अपना रहे हो, अभी तो हम बाहर से लिथियम आयन बैटरियाँ मंगा रहे हैं, लेकिन वो बैटरी इस्तेमाल हो जाएगी, फिर उसका क्या करेंगे? वो कचरे के रूप में बढ़ेगा। जो सोलर पैनल हमने बाहर से आयात किया है, जब उसका इस्तेमाल हो जाएगा तो वो फिर कचरे के रूप में होगा। तो ऐसे में देखिए, अनुमान है कि सौर पीवी मॉड्यूल अपशिष्ट वित्त वर्ष 2022-23 में 100 किलो टन से बढ़कर 29-30 तक 500 किलो टन तक हो सकता है। इसमें और भी अतिरिक्त वृद्धि जो है इसमें होने की संभावना है। और शोध से पता चलता है कि महत्वपूर्ण खनिजों का पुनर्चक्रण नए अयस्कों और नए खदानों की आवश्यकता को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। तो ये जो हमारा इतना ज़्यादा बढ़ेगा, हमारे पास 500 किलो टन तक जो है हमारे पास, यानी 500 यानी 5 लाख टन तक जब हमारा ई कचरा होगा, तो उसको हमें निपटाने की उसको हमें सही ढंग से निपटाने की जिम्मेदारी है। अगर हम उसको रिसाइकलिंग कर लें तो वो हमारे लिए, जैसे क्या होता है कि अन्य जो रेयर खनिज कर रहे हैं या खदान कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता को कम कर सकता है। दूसरा, खान मंत्रालय द्वारा पेश किए गए अधिकांश महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक तकनीक मौलिक चरण को पारित करने में विफल रहे हैं। ऐसे में ये महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण योजना हमारी जब तक ये हमारे पास नहीं हो रहा है, हमारे सप्लाई चेन को महत्वपूर्ण रूप से मददगार हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। आइए ज़रा देखते हैं कि चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो देखिए, एक सर्कुलर इकॉनमी एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें सामग्री कभी बेकार नहीं जाती और प्रकृति का पुनर्जनन होता है। यानी ये मानती है कि अगर कोई चीज़ प्रकृति से निकला है, जैसे कोई चीज़ निकाला गया, कोई भी अयस्क निकाला, हमने चला लोहा ही निकाल लिया, लोहा अयस्क निकला, प्रोसेस होकर कार बनी या कुछ बना, उसका इस्तेमाल किया गया, इसके बाद वो ख़राब हो गई। अब ख़राब होने के बाद आप ये हो सकता है कि अब आप उसको फेंक दो, फेंकोगे तो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएगा। लेकिन अगर हम जो भी, जैसे उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है, पहले उसको बार बार यूज करने लायक बना दे, और अगर यूज करने के बाद भी उसका यूज जब बार बार करेंगे, जैसे एक प्लास्टिक की बोतल आपने यूज एंड थ्रो करते हो, थोड़ी बढ़िया प्लास्टिक की बोतल ले लो या और ऐसी बोतल ले लो जिसका हम बार बार इस्तेमाल कर सके, तो पहले तो उसका खपत कम हो गया, रिड्यूस हो गया, रीयूज होने लगा। और इसके बाद जब हम उसको फेंक भी रहे हैं, तो हम अगर उसका पुनर्चक्रण कर दें तो हमको बहुत कुछ चीज़ें निकल सकती है, जिसको लेकर हमें फिर से धरती को खनन करना पड़ता, और खनन कार्य बहुत बड़ा पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण होता है। तो इस जरिए हम क्या कर सकते हैं, सामग्री भी एक कह दिया बेकार नहीं गई, और प्रकृति का भी पुनर्जनन या पुनर्योनन हो गया। सर्कुलर इकोनॉमी में उत्पादों और सामग्रियों को रखरखाव किया जाता है, पुनः उपयोग किया जाता है, इनका नवीकरण किया जाता है, पुनः निर्माण किया जाता है, पुनर्चक्रण किया जाता है, और इन प्रक्रियाओं के द्वारा ये सारी चीज़ें की जाती हैं। सर्कुलर इकोनॉमी में सीमित संसाधनों को खपत
यानी जो सीमित संसाधन हैं उनको आर्थिक गतिविधि से अलग करना है, यानी उनको कम से कम करके जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक चुनौतियों जैसे विविधता, जैव विविधता हानि, अपशिष्ट और प्रदूषण से निपटा जाता है। और इसमें ये 3 सिद्धांत मेन होते हैं। अपशिष्ट और प्रदूषण को खत्म करना मेन फोकस होता है, उत्पादों और सामग्रियों को प्रसारित करना, उनके उच्चतम मूल्य तक उनका इस्तेमाल करना है, और प्रकृति को पुनर्जीवित करना है। ये 3 फोकस होता है सर्कुलर इकोनॉमी को, जिसे अर्बन माइनिंग भी कहते हैं। और ये जो सर्कुलर इकोनॉमी है ये वर्तमान समय में ग्रीन इकोनॉमी का ही एक रूप इसे माना जाता है। तो इसको अब किसमें, रेयर अर्थ मेटल में अपनाने की बात की जा रही है। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए जीआईएस आधारित भूमि अधिग्रहण की योजना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आगामी जो भी नेशनल हाईवे का बनाएगा उसके लिए जो भूमि अधिग्रहण करेगा उसको जीआईएस या जो है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा उसका अधिग्रहण, उस पर आधारित अधिग्रहण करने की ये बात कह रहा है। तो देखिए चर्चा में क्यों है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 2 जुलाई को भारत में आगामी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्देश्य भू स्थानिक प्रौद्योगिकी आधारित भूमि अधिग्रहण योजना के विकास और सत्यापन के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य जो है जीआईएस का लाभ उठाना और भूमि अधिग्रहण योजना को आगे बढ़ाने के लिए जीआईएस आधारित भूमि अधिग्रहण योजना के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का विकास करना है कि कैसे जीआईएस आधारित भूमि अधिग्रहण किया जा सके या भूमस्थानिक प्रौद्योगिकी आधारित जो है किया जा सके। सर्वेक्षण विभाग के साथ हस्ताक्षरित समझौतों के ज्ञापन में प्रमुख बिंदु है। तो देखिए इस समझौतों में जीआईएस आधारित भूमि अधिग्रहण योजना डेटा के लिए एक वेब पोर्टल का विकास किया गया है जो देश भर में लगातार संचालित संदर्भ स्टेशनों नेटवर्क का उपयोग भी इसमें शामिल होगा। और इस जीआईएस आधारित भूमि अधिग्रहण के लिए उपयुक्त भूमि पार्सल की पहचान करने की बात की जाएगी कि कहां से अधिग्रहण किया जा सकता है, उनका क्या बाजार मूल्य है, इसको भी निर्धारित करने की बात करता है। अधिग्रहण प्रक्रिया का प्रबंधन करने का और भूमि उपयोग परिवर्तनों के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का भी आकलन करना शामिल है। अभी तक ये सारे कार्य जो मैनुअली किए जा रहे थे, अब जीआईएस सिस्टम या भूस्थैतिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम का उपयोग करके ऐसा किया जाएगा। तो जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम या भौगोलिक सूचना प्रणाली या भूस्थैतिक सूचना प्रणाली क्या होती है, तो ये देखिए जीआईएस का मतलब है कि भौगोलिक सूचना प्रणाली जो एक कंप्यूटर सिस्टम है जो पृथ्वी की सतह पर स्थानों से यानी स्पेस से संबंधित डेटा को कैप्चर करता है, स्टोर करता है और विश्लेषण कर उन्हें प्रदर्शित करता है। जीआईएस सिस्टम में मानचित्र पर विभिन्न प्रकार के डेटा दिखा दिए जाता है, जैसे इमारतें हैं, सड़कें हैं, वनस्पति है, और लोगों को पैटर्न और संबंधों को अधिक आसानी से समझने के लिए ये देखने में ये मदद करता है। यानी कुल मिला के जैसे कि आप धरती पर या जो भौगोलिक स्थितियां हैं उनके बारे में सटीक जानकारी, जैसे अभी क्या है, सर्वे कर रहा है तो किधर जा रहा है, क्या जा रहा नहीं, लेकिन अगर जब जीआईएस सिस्टम का हो जाएगा तो उसमें एक तो मैनुअली चीज़ें खत्म हो जाएंगी, दूसरे जब वो सर्वे आधारित होगा तो मैनुअल जो कहते हैं ना, कई लोग इधर से घुमा दिया, उधर से घुमा दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, वो सारी चीज़ें, और कम से कम देखिए भूमि अधिग्रहण जरूरी है, लेकिन भूमि बहुत ही कह सकते हो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो है रिसोर्स है, क्योंकि वो उसी पर तो रहते हैं। और हमें रोड भी बनाना है, लेकिन हमें भूमि पर भोजन भी उपजाना है, भूमि पर पर्यावरण भी करना है, भूमि पर लोगों के आवास भी होते हैं और कई सारे पारिस्थितिकी चीज़ें प्रकृति का भी होती है, सिर्फ मनुष्य का नहीं, वो भी होती है। ऐसे में हमें ऐसे भूमि का अधिग्रहण करना है जिसका पर्यावरण पे कम से कम प्रभाव हो, कृषि आदि पर कम से कम प्रभाव हो, साथ ही में रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सही हो और सस्ते से सस्ते हो जाए और उसके भूमि अधिग्रहण में भी ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम दिक्कत आए। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के आधार पे करना ज़्यादा आसान हो सकता है, इसीलिए जीआईएस आधारित ये डेटा को एनएचए आगामी नेशनल हाईवे है उसके अधिग्रहण के पहले इसे अपनाने की योजना बना रहा है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो भारत में राष्ट्रीय कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी की वस्तुस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी 22-23 में 37% तक सुधरी है, जो 21-22 में 32.8% थी।
यह अभी भी 50% से अधिक के वैश्विक औसत की तुलना में बहुत कम है। तो ये दो स्टेटमेंट हैं, इनके आधार पर आपको 4 विकल्प चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं चुनना है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में राष्ट्रीय कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में विमोनॉमिक्स की अवधारणा उपयोगी हो सकती है। विमोनॉमिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? इसका प्रतिपादन जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 2013 में किया था। इसका विचार है कि महिलाओं की आर्थिक उन्नति से समग्र रूप से अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। इसके तहत महिलाओं के कौशल, प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं से मेल खाने वाली नौकरियों का विकास करके कार्यबल में उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। और चौथा है उपयुक्त सभी कथन सही है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आसान ही है। तीसरा है भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ईच कचरा उत्पादन में तेजी आने की संभावना है, जो नवीकरण ऊर्जा के और ईवी अपनाने में तेजी से वृद्धि के कारण आ सकती है। दूसरा है महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की हाल की नीलामी में मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया के बाद यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। तो ये दो जो है स्टेटमेंट है, इनके आधार पे आपके पास 4 विकल्प है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है सर्कुलर अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित किन सिद्धांतों पर आधारित माना जाता है? अपशिष्ट और प्रदूषण को खत्म करना, प्रकृति को पुनर्जीवित करना, उत्पादों और सामग्रियों को उनके उच्चतम मूल्य पर प्रसारित करना, और उपयुक्त सभी। ठीक है, अंतिम है चर्चा में रहे भौगोलिक सूचना प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NHAI अपने आगामी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए GIS आधारित भूमि अधिग्रहण की योजना बना रहा है। GIS एक कंप्यूटर सिस्टम है जो पृथ्वी की सतह पर स्थानों से संबंधित डेटा को कैप्चर, स्टोर, विश्लेषण और प्रदर्शित करता है। ये दो स्टेटमेंट हैं, इनके आधार पर 4 विकल्प है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको देखिएगा। बाकी जो भी होगा आप प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं, कोई प्रश्न भी तो पूछ सकते हैं। ठीक है।